दोस्तों, यह असमंजस कहानी का अंतिम भाग है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और यदि पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हम ईरा के घर पहुंचते हैं। मैं ईरा से पूछती हूँ, क्यों, कौन कौन होते इंटरव्यू में? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू इतना डरती क्यों है? हम जैसे डरे तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप ही बनाया है, वह भला इंटरव्यू से क्यों डरती है? कुछ देर बाद मुझसे पूछती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर जाने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही फ़ोन पर बात हो जाती है। कमाल के लोग हैं। एक बहन थी, उसे भी नहीं निभा सके। मैंने उससे कहा कि ईरा प्लीज़, मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है। ईरा का छोटा सा घर है। उसने उस छोटे से घर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया था। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ पर विनय दिखाई देता है। मैं नज़रें घुमा लेती हूँ, पर वह हमारे पास ही आ जाता है। विवश होकर मुझे उसके तरफ देखना पड़ता है और हाय भी करना पड़ता है और ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास के चेयर पर बैठने को कहती है। मुझे लगता है कि जैसे मेरी सांसें रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? उसके सभी सवालों का जवाब ईरा देती है। मैं तो बस उसे देख रही हूँ। विनय बहुत बदल गया है। उसने पागलों की तरह बाल बढ़ा लिया है। यह क्या, कोई उसका नया शौक है? उसके चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया है और बहुत ही दुबला हो गया है। हमारी कोई खास बात नहीं होती है और हम वहाँ से आ जाते हैं। कॉफ़ी हाउस से धर्मतला तक पैदल चलता है हुआ हमारे साथ आता है। ईरा उससे बात कर रही है, मानो कि वह ईरा का ही दोस्त हो। ईरा अपना पता उसे देती है और वह ईरा से 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद मैंने विनय को देखा है। कितना दुबला हो गया है, लगता है जैसे मन में कोई गहरी पीड़ा छुपाए बैठा है। उसको देखते ही मुझे अपना पूरा अतीत सामने आ गया। मुझसे अलग होने का दुख तो उसे नहीं सता रहा है। मुझे यह कल्पना पता नहीं झूठी लग रही थी। यदि ऐसा था तो कौन उससे कहने गया था कि तुम मुझसे संबंध तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो मुझसे ब्रेकअप किया था। लेकिन अचानक ही मेरे मन में सवाल उठता है, यही तो व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था। मैं वहाँ पर क्यों नहीं उसे पहचानने से इनकार कर दिया? अच्छा है, आएगा कल तो उसे बता दूंगी कि मैं उससे नफरत करती हूँ, उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ और यह भी बता दूंगी कि मैं जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक विनय ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे, मुझे क्या, इन सारी बातों से क्या? फिर मेरे मन में सवाल उठने लगा कि क्या हुआ आज ही मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा याद आ रही है, बताओ मैं अब क्या करूं? नौकरी पाना कितना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। विनय सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में लटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। उसने क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े से बड़े लोगों से है और कहता है कि जैसा भी होगा वह मेरी मदद करेगा। लेकिन मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार से स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए, लेकिन अगले ही दिन वह 9 बजे से पहले आ जाता है। उसे इस तरह से देखकर मैं चाह कर भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कोलकाता आने का मकसद बताया तो लगा कि यह जानकर वो बहुत खुश हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना है, क्या प्लानिंग बनानी होगी। उसके इस तरह का अपनापन का व्यवहार मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी और नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम के सिवा उसने एक बार भी बात कुछ और नहीं किया। मैंने कई बार चाहा कि उसे संजय के बारे में बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं सुनको मेरे काम में दिलचस्पी लेना ना छोड़ दे। शाम को हम घर लौटते हैं। वह मेरे पास बैठकर इंटरव्यू में कैसे क्या करना चाहिए पूरी जानकारी मुझे समझा रहा था। इस तरह से उसका मेरे प्रति यह व्यवहार मुझे मेरे अतीत में ले जा रहा था। एकाएक बोलता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। जाते जाते वो मेरी तरफ पलट कर कहता है,
दीपा, इंटरव्यू की सबसे खास बात यह है कि वहाँ तुम्हारे कॉन्फिडेंट चेक करते हैं, इसलिए जो भी आंसर देना कॉन्फिडेंट से देना, नहीं तो छोड़ देना। इस तरह का हिम्मत जो मुझे आज ज़रूरत है, वो हौसला जो अपनों से उम्मीद किया जाता है, वो मुझे विनय से मिल रहा था। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय की लाइव फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ पर वो फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। मैंने संजय को कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन मेरा उठा नहीं रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सो गया होगा। ऐसे भी वो रात में बात करना पसंद भी नहीं करता है। कहता है कि रात सोने के लिए होती है, बात तो दिन में भी हो सकती है। कल की इंटरव्यू का सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। विनय के लाख समझाने के बाद मैं कल के लिए खुद को समझा नहीं पा रही थी। विनय को कॉल करने का सोचा। मेरे हाथ की उंगलियां अपने आप फ़ोन पर उसका नंबर पर कॉल कर दिया। उधर से आवाज़ आई, अभी तक सोई नहीं? घबराओ मत, कल सब सही होगा। आज भी विनय मुझे कितना समझता है। मैंने कहा गुड नाइट। आज मेरा इंटरव्यू हो गया। थोड़ी नर्वस हो गई थी, लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दिया। विनय को देखकर खुश हो गई। संजय होता तो उसे गले से लगाकर अपनी खुशी जाहिर करती। विनय बोला, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही कि इंटरव्यू अच्छा गया है। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा खुश तो वो था। इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे विनय प्यारा सा लगने लगा। मेरे खातिर वो कितने दिन परेशान रहा है। क्या चाहता है कि मैं यहीं रुक जाऊं उसके पास? वो ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना गलत है। फिर मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही विनय को लेकर सोच रही हूँ। हो सकता है जो उसने मेरे साथ किया था उसी का वो प्रायश्चित कर रहा हो। उसने पूछा, शाम को क्या कर रही हो? क्या मेरे साथ कोलकाता घूमना पसंद करोगी? ईरा तो मना कर दी और मुझे इस तरह से अकेले जाना थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। काम का बहाना लेकर अब तक उसके साथ घूम रही थी, लेकिन अब क्यों? फिर भी मैंने उससे मना नहीं कर सकी। शाम को मैं खुद को ऐसे तैयार कर रही थी जैसे मुझे संजय से मिलने जाना हो। मैं विनय की फेवरेट कलर का ड्रेस पहनती हूँ। पूरी शाम विनय के साथ घूमती रही। उसके साथ बिताए पल मुझे संजय का अपराधी बना रहा था। क्या विनय ही मेरा सच है? क्या मैं विनय को कभी भूल ही नहीं पाई थी? उसको आज तक मेरी पसंद नापसंद सब याद है। कब मैं क्या बोलूँगी उसे सब पता है। फिर वो कुछ कहता क्यों नहीं है जो मैं सुनना चाहती हूँ? क्यों नहीं कहता कि वो आज भी मुझसे प्यार करता है? कौन रोक रहा है यह बात करने से? क्या उसका गिल्ट उसे रोक रहा है? जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन वो बदल गया है। आज का विनय मुझे मंजूर है। बस एक बार कह दो, मैं रुक जाऊंगी। उसकी आंखों ने तो सब कुछ कह दिया, लेकिन उसकी जुबान कुछ कहती ही नहीं है। या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? उसने कहा, अब तुम्हें घर चलना चाहिए, कल तुम्हारी ट्रेन है। मेरे मन ने कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। क्यों आए तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में? लेकिन मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। वह मुझे घर ड्रॉप कर देता है और बोला, मैं आऊँगा कल तुम्हें स्टेशन छोड़ने। ईरा मेरा इंतज़ार कर रही थी। ईरा मुझे देखते ही बोली, संजय का कॉल आया था। यह सुनते ही मैं एकाएक बोली, कब? तुम्हारे फ़ोन पर? ईरा ने कहा, संजय तुम्हें कई बार कॉल कर चुका है। सुबह से तुम्हारे लिए परेशान था। जब तुमने उसका कॉल नहीं उठाया तो मुझे कॉल किया। पूछ रहा था कि अब तक कहाँ हो। मैं घबराते हुए पूछी, तुमने क्या कहा उससे? ईरा बोली, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तुम थक चुकी हो इसलिए सो रही हो। तुम संजय के साथ गलत कर रही हो। तुम किसे धोखा दे रही हो, खुद को या संजय को? तुम्हारी जिंदगी है तो फैसले भी तुम्हारे ही होने चाहिए। गुड नाइट दीपा। ईरा की बात सुनकर मुझे संजय को कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब मैं संजय को और धोखा नहीं दे सकती हूँ। सच बता दूंगी कि मैं आज भी विनय से ही प्यार करती हूँ। जिसे अतीत समझकर भूलने की कोशिश किया था वही मेरा भविष्य है, और विनय भी आज तक सिर्फ मुझसे ही प्यार करते आया है। विनय के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी सूनी हो गई थी। वो खालीपन, उसकी भरपाई तुमने दोस्त बनकर किया संजय, और गलती से मैं तुम्हें अपना प्यार समझ बैठी। मुझे माफ़ करना, मैं और तुम्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। आज एक बात समझ गई हूँ कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। बाद में किया हुआ प्यार अपने को भुलाने का, खुद को भरमाने का केवल कोशिश होती है। 10 बजे मेरी ट्रेन थी। विनय 7 बजे ईरा के घर पहुँच गया। मैंने ईरा से विदा लिया और स्टेशन की तरफ जाने लगे। मैं और विनय बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों अपने बिताए पल को याद कर रहे थे। तभी उसने कहा, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। पता नहीं अब तुमसे कब मिलना होगा।
मैंने पूछा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जल्द ही कोलकाता आने वाली हूँ। लेकिन उसने यह सुनकर कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं अब तक उसका वह शब्द सुनना चाहती थी, लेकिन उसने जैसे ठान लिया हो कि उसे कुछ कहना ही नहीं है। तभी उसके हाथ मेरे हाथ से टच हो जाते हैं। उसके टच से मेरे तन मन में तूफान मच गया। तभी स्टेशन आ गए। ट्रेन आकर लग चुकी थी। वो मुझे मेरे सीट पर बैठाकर लौटने की तैयारी में था, लेकिन मैं उसे जाने नहीं देना चाहती थी। मेरी आंखें भर आई थी। उसने मुझसे कहा, अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना। यह सुनते ही मैं अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आ गई। ट्रेन निकल पड़ी, लेकिन पूरा सफ़र सिर्फ विनय के साथ बिताए पल मुझे यह एहसास दिला रहे थे कि मैं सिर्फ विनय के लिए बनी हूँ और विनय मेरे लिए। इन्हीं ख्यालों के साथ मैं लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़ कर गई थी। सिर्फ रजनीगंधा के फूल मुरझा गए हैं। फ्रेश होकर मैं विनय को मैसेज करती हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तभी मुझे संजय का मैसेज मिलता है, मेरा इंतज़ार करना जैसे मैंने किया है तुम्हारा इंतज़ार। संजय ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। मैं विनय के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 2 दिन गुजर गए। विनय ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। तभी ईरा का फ़ोन मुझे आता है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, तुम पहुंचकर मुझे खबर नहीं दी। मैंने कहा, सॉरी यार, यहाँ आकर थोड़ी बिजी हो गई थी। ईरा बोली, तुम्हें एक खबर देनी थी। क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? ईरा बोली, हाँ हुआ विनय। मैंने पूछा, क्या हुआ विनय को? वो ठीक है ना? ईरा बोली, मेरी बात तो पूरी सुन लो। मैं यह सुनकर चुप हो गई। वो बोली, विनय अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया है और रिजल्ट 2 दिन में तुम्हारा आ जाएगा। यही बात बताने के लिए उसने मुझे कहा था। यह सुनते ही मैंने फ़ोन कट कर दिया। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। विनय ऐसा क्यों किया? वो जानता है कि मैं वहाँ आने वाली हूँ। उसने खुद ये सारी बात मुझे क्यों नहीं बताया? क्या जो मैं सोच रही थी, उसे जो समझ रही थी, वो सब झूठ था? मेरा सिर्फ भ्रम था। वह सिर्फ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था, जिसे मैं फिर से प्यार समझ बैठी। उसके दिल में मेरे लिए बस हमदर्दी थी, प्यार नहीं। यह सब सोचकर मैं अपने आप को संजय का दोषी समझने लगी। मेरी आंखें भर आई। जो मन कल तक विनय की काल्पनिक दुनिया में खोया था, वो मुझे आज धिक्कार रहा था। तभी मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक पल के लिए तो मैं उसे इस तरह से देखती हूँ कि मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वो आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है। मैं दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मैं रोते हुए बोल उठती हूँ, क्या हो गया? कोलकाता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसके लिए मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा। पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। मैं संजय के स्पर्श को महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि यही स्पर्श ही सच है, बाकी वो सब झूठ था, वो भ्रम था। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी वीडियो और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।